हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो से एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल में फ्रेंड्स जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको पता ही है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो जीएस के अंदर अच्छा स्कोर करना ही होगा। यहाँ पर मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो मैं आपके लिए ये 20 मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको वो मास्टर वीडियो सीरीज भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन है, एक एक करके हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल के। पहला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए बुलाई जा सकती है? कौन से बिल के लिए बुलाई जा सकती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर फाइनेंस बिल। मनी बिल को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, है ना, वित्त विधेयक की यहाँ पर बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हर क्वेश्चन में 5 सेकंड में आपको देने वाला हूं। तो यहां पर आर्टिकल 108 भारतीय संविधान में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान देता है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण बिल या फिर आम फाइनेंस बिल पर आपस में सहमत नहीं होते हैं, तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। या फिर अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई साधारण बिल या फिर ऐसा फाइनेंस बिल जो कि मनी बिल नहीं है अटक जाता है, तो उस पर फैसला लेने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, उस पर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है क्योंकि वह केवल लोकसभा द्वारा ही पारित होता है और राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है। संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो उसके लिए दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, इसलिए संयुक्त बैठक का भी कोई स्थान नहीं होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और यह बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल एक्सेप्ट मनी बिल, धन विधेयक को छोड़कर। तो पहला और चौथा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, विच मीन्स सी ऑप्शन सही है। अगला है, जब हम एनएनपी को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डिविडेंड्स, रिसोर्स ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम? तो जब हम किसी देश के नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एनएनपी, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला यही होता है कि एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। यह आंकड़ा बताता है कि किसी देश के हर नागरिक को औसतन कितनी आय हो रही है, यानी यह औसत जीवन स्तर, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का संकेत देता है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिकीय श्वसन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी उत्तरदायी है? ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो करेक्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर ही सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एटीपी नामक एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी होती है जिसे सेल अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करता है।
यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। लाइसोसोम हो नहीं सकता, सेल के बेकार या फिर खराब हिस्सों को डाइजेस्ट करता है। सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर तमिलनाडु? सही जवाब है इसका तमिलनाडु। यह भारत का पहला ऐसा पुल है जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठाया जा सकता है ताकि जहाज नीचे से निकल सके। इसकी लंबाई करीब 2.07 किलोमीटर है और लागत आई है 550 करोड़ रुपए। यह रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ता है, इसीलिए इसे वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहा जाता है। तो तमिलनाडु यहां पर करेक्ट होगा। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है? एसिड रेन। ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ लेड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या फिर हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सल्फर के ऑक्साइड। जब वातावरण में एटमॉस्फेयर में SO2 और SO3 जैसी गैसें नमी से निकलती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती हैं H2SO4। यही तेजाब वाली बूंदें जब बारिश के साथ गिरती हैं तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। ये पेड़ पौधे, फसल जो होती है, इमारत जो होती है, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से हल्के एसिड रेन हो सकती हैं, लेकिन मेन रीजन सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं। यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर सी आंसर करेक्ट होगा। अगला है कुंभ और उनसे संबंधित नदी का मिलान करें। यहाँ पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन 4 जगह पर जहां पर कुंभ लगता है उनसे संबंधित नदियां दे रखी है। तो हमको यहाँ पर सही मिलान करना है। चलिए करते हैं। देखिए कुंभ मेला जो है वो 4 जगह पर लगता है। हर एक जगह एक खास नदी से जुड़ी होती हैं। हरिद्वार की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज की बात करें तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर है, मतलब त्रिवेणी संगम पर। नासिक की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर है। एंड उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के तट पर बसा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज, संगम, नासिक, गोदावरी और उज्जैन, शिप्रा बी आंसर देखेंगे आप तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो स्थान है धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभी जो रिसेंटली हमको कुंभ देखने को मिला वो प्रयागराज में देखने को मिला। ये एक महाकुंभ था, तो आने वाली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, लाओस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है लाओस। 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान लाओस ने भगवान राम लल्ला की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी किया। यह दुनिया का पहला डाक टिकट है जो अयोध्या के श्री राम पर आधारित है। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक संकेत भी है। भारत की सभ्यता का असर पूरी दुनिया में फैला है। तो यहाँ पर लाओस करेक्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग के टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश के टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं एसएससी के 2023, 2022, 2024 इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन पीडीएफ्स हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। टाटा सन्स ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किस वर्ष किया? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो फ्रेंड्स कब किया था? 2022 में। हाल ही के दिनों में हमको
एयर इंडिया विमान दुर्घटना देखने को मिली, तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जनवरी 2022 की बात है, टाटा समूह ने आधिकारिक रूप से एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था। मजेदार बात यह है कि एयर इंडिया की शुरुआत JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में ही की थी। 1953 में सरकार ने इसे टेक ओवर कर लिया था और अब 69 साल बाद यह फिर से टाटा के पास लौट आई। टाटा ने अक्टूबर 2021 में बोली जीती थी। बोली की राशि थी 18,000 करोड़। तो जो एयरलाइन टाटा ने शुरू की थी अब वो फिर से उनकी हो गई हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिग्रहण किस वर्ष किया गया था, तो 2022 में, 27 जनवरी 2022 में। बी आंसर यहां पर करेक्ट होगा। अगला है 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4, 5, 6 या 7? तो यहां पर 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म अवार्ड से रिलेटेड तो एसएससी में क्वेश्चन हमको देखने को मिलते ही हैं। पद्म पुरस्कार की देखिए स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 से दिए जा रहे हैं। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, जिसमें 113 पद्मश्री थे। पद्म भूषण की बात करें तो 19 और पद्म विभूषण 7 थे। इनमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी नागरिक और 13 मरणोपरांत सम्मानित हुए हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डी आंसर। अब यहाँ पर मैं आपसे ये 7 व्यक्ति या इंपॉर्टेंट पद्म इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है पद्म पुरस्कार से रिलेटेड। आप चैनल में जाएंगे, यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? रासायनिक सूत्र। ऑप्शन है CaSO4, CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O या CaSO4.H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम जो होता है उसको जब हम 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तब बनाया जाता है। हीटिंग से इसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो निकल जाते हैं और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाते हैं। पीओपी को पानी में मिलाने पर यह फिर से हार्ड हो जाता है और वापस क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पीओपी, उसमें जब वापस से हम पानी मिला देते हैं फिर वो हार्ड हो जाता है और जिप्सम बन जाता है। इसका उपयोग मूर्तियां, वॉल डेकोर, मेडिकल कास्ट इनमें होता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन ड'ओर अवार्ड 2024 दिया गया? ऑप्शन है एताना बोनमाती, एलेक्स ग्रीनवुड, आयरिन पारदेस या एली कारपेंटर। तो करेक्ट आंसर है इसका एताना बोनमाती। स्पेन की प्लेयर है। अक्टूबर 2024 में पेरिस में हुए बैलन ड'ओर अवार्ड में एताना को लगातार दूसरे साल 2023 में भी और 2024 में भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। पुरुष वर्ग में बात करें मेल में तो रॉड्री को दिया गया, स्पेन के प्लेयर हैं। बैलन ड'ओर की बात करें तो एक सालाना अवार्ड है जो कि फ्रांस फुटबॉल मैगजीन द्वारा 1956 से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा लियोनेल मेसी जो है उन्होंने जीत रखा है ये वाला अवार्ड, बैलन ड'ओर अवार्ड 8 बार उन्होंने जीत रखा है। यहाँ पर एताना बोनमाती ए आंसर करेक्ट होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्पेन की प्लेयर है। नेक्स्ट है 34वें व्यास सम्मान से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती, सूर्यबाला, ममता कालिया या लीलाधर जगूड़ी। तो करेक्ट आंसर है इसका सूर्यबाला। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य सम्मान है। वर्ष 2024 में 34वां व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला जी को। उनके उपन्यास कौन देश को बासी वेणु की डायरी के लिए उन्हें दिया गया। ये उपन्यास सामाजिक और आत्मिक चेतना पर आधारित हैं। यहाँ पर सूर्यबाला करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या असम। किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक? नागालैंड की। कोन्याक नागा समुदाय की सबसे बड़ी उप जनजाति है। यह अपने चेहरे पर गोदाई और पारंपरिक पहनावे के लिए प्रसिद्ध हैं। चेहरे पर गोदाई मतलब टैटूज। मुख्य रूप से मोन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये लोग हार्ड हंटिंग परंपरा के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। अब यह प्रथा जो है बेसिकली खत्म हो चुकी है। यहाँ पर नागालैंड बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
जिंजीबर, जगन्नाथी, एस सी साहू और एस प्रियदर्शनी किस पौधे की प्रजाति हैं? ऑप्शन है अदरक, जिंजर, हल्दी, इलायची या फिर दालचीनी। तो जिंजीबर, जगन्नाथी, एस सी साहू और एस प्रियदर्शनी ये अदरक की नई प्रजाति है, जिसकी खोज ओडिशा के गजपति जिले के जंगलों में हाल ही में की गई। इसका नाम भगवान जगन्नाथ के नाम पर रखा गया है। ये खोज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में 758 मीटर की ऊंचाई पर हुई है, जहां पर यह प्रजाति सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में पाई गई है। तो यहाँ पर जिंजर, अदरक, ये आंसर करेक्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब चुना गया था? 1938 में, 1932 में, 1934 या फिर 1942 में? तो करेक्ट आंसर है इसका 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया था, जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाता था, नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1939 में वे फिर चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। ध्यान रखिएगा, पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में। 2025 में यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है द गार्जियन, अल जजीरा, ला प्रेंसा या द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो करेक्ट आंसर है ला प्रेंसा। ये एक अखबार है निकारागुआ का, जो कि वहां पर डिक्टेटरशिप के बावजूद स्वतंत्र पत्रकारिता करता रहा, इसलिए उसे यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार बेसिकली हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को दिया जाता है। 2024 में ये अवार्ड गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दिया गया था एंड 2025 में ला प्रेंसा को दिया गया। सी आंसर। लोसार त्योहार भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख में। ये लद्दाख में दिसंबर जनवरी के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्योहार में होती है पारंपरिक सजावट, नृत्य, पूजा और सामाजिक मिलन। ये पर्व बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और लद्दाख की संस्कृति को भी दर्शाता है। यहाँ पर लद्दाख करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्सा मतलब पार्ट नहीं है। ऑप्शन है इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो कौन ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट नहीं है? इंडियन फॉरेन सर्विस। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 3 अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन सर्विसेज के अधिकारी जो होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय विदेश सेवा की बात करें, इंडियन फॉरेन सर्विस की, तो एक केंद्रीय सेवाएं, न कि अखिल भारतीय सेवाएं। इसके अधिकारी केवल केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अखिल भारतीय सेवाएं जो है, इनका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में है, जो संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार देता है। इन सेवाओं के अधिकारियों का चयन जो है वो संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगला आता है क्वेश्चन। ट्विडल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश या टेनिस? तो ट्विडल टेबल टेनिस में एक टेक्निक शब्द है जो तब उपयोग होता है जब खिलाड़ी अपने रैकेट को घुमाकर उसका दूसरी तरफ का रबर इस्तेमाल करता है। इससे वो ओपोनेंट को कंफ्यूज करता है, कभी स्पिन चेंज कर देता है, कभी स्पीड। ये टेक्निक उन्हीं रैकेट्स में काम करती है जिनके दोनों साइड पर अलग अलग प्रकार के रबर होते हैं। ये एक एडवांस लेवल की टैक्टिकल मूव मानी जाती है टेबल टेनिस के अंतर्गत। तो ट्विडल टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत ने 2024 तक हॉकी में कुल कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? ऑप्शन है 11, 12, 13 या 14। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता था। जीतने के बाद भारत के कुल हॉकी पदकों की संख्या हो गई है 13। इसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने पहला गोल्ड 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था और आखिरी गोल्ड जीता था 1980 में। फिर टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में कांस्य पदक जीता है।
भारत हॉकी टीम जो है ओलंपिक इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। सी आंसर। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? बिहू नृत्य, घूमर नृत्य, चेराव नृत्य या डांडिया रास? क्या कहा जाता है? चेराव नृत्य, चेराव डांस। यह मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध बैम्बू डांस है। इसमें पुरुष जमीन पर बांस की लाठियों को ताल में खोलते और बंद करते हैं। महिलाएं इन बांसों के बीच में स्टेप करती है, एकदम रिदम में। यह नृत्य ग्रेस, बैलेंस और टाइमिंग का प्रतीक है। त्योहारों और उत्सवों में इसे बड़े उत्साह से किया जाता है। तो यहाँ पर चेराव डांस सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कथकली नृत्य ललित कला के किन रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? 5, 3, 6 या फिर 7? तो कथकली केरल का एक प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है जो कि 5 आर्ट फॉर्म का मेल है। डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम और फेस पेंटिंग। तो यहाँ पर 5 बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें कलाकार रंग बिरंगे चेहरे और कॉस्ट्यूम पहनकर बिना बोले भावों और हैंड गेस्चर से पूरी कहानी को दिखाते हैं, जो रामायण और महाभारत से ली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? ऑप्शन है चलो, रोप्पी, भवैया या फिर रेखमपाड़ा। तो करेक्ट आंसर है भवैया। भवैया एक भावुक लोक शैली है जो कि उत्तर बंगाल, असम और बांग्लादेश में लोकप्रिय है। इसमें प्रेम, विरह, जीवन की कठिनाई और नदी खेती की झलक मिलती है। ये गीत धीमी और सॉफ्ट ट्यून में गाए जाते हैं। ये लोकगीत गांव के लोगों के जीवन की सच्चाई को बहुत ही गहराई से दर्शाते हैं। तो भवैया यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 15 जून, 28 जून या फिर 29 जून? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन महान भारतीय सांख्यिकविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी एंड भारत की 5 ईयर प्लानिंग में आंकड़ों का इस्तेमाल शुरू किया था। यह दिन बेसिकली हमको यह सिखाता है कि डेटा से ही सही प्लानिंग और पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो 29 जून। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर? तो सही उत्तर है इसका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। हाल ही के दिनों में बहुत ही सुर्खियों में रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एक बहुत ही नैरो सी पैसेज है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्ग है। इस स्ट्रेट के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई के तट हैं। यह दुनिया का एनर्जी चेक पॉइंट कहलाता है क्योंकि 1/5 ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहीं से गुजरता है। तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, बी आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुँच पाओ। तो ये था हमारा पहला टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है। उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा। इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।